Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss Jinnah Sindh Medical University MDCAT Past Paper MCQs of 2014 Physics Portion। तो आज हम 2014 का फिजिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। मुझे जो पास्ट पेपर्स के पोर्शन मिलते जाएंगे मैं सब डिस्कस करवाती जाऊंगी। तकरीबन 3 पोर्शन हमने पहले ही किसी ना किसी ईयर के सॉल्व कर लिए हैं, जिसकी लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो भी जाकर विजिट कर सकते थे। तो पहले क्या होता था, जिन्ना और डाओ साथ में पेपर लिया करती थी और एक सिंध के पेपर आ जाते थे। तो इस साल तो सिर्फ जिन्ना ले रही है, लेकिन पहले जिन्ना और डाओ साथ लिया करती थी। आज फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सर्किट ऑफ विच देयर इज करंट ऑफ 5 एम्पियर इज चेंज सो दैट करंट फॉल्स टू 0 in 0.1 seconds. If an average EMF of 200 volts is induced, what is self inductance of a circuit? तो देखें हमारे पास क्या पूछ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस। करंट भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, वोल्टेज भी दी गई है ईएमएफ की फॉर्म में। सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करें। इसका मैंने सॉल्व दे दिया है, आंसर देख लें आपको, ताकि डिफ़िकल्टी ना हो किसी भी किस्म की। ये है सॉल्व हमारे पास। करंट I1 I2 दोनों करंट आ गए। उसके बाद चेंज इन करंट को मालूम करें, 5 एम्पियर आ जाएगा। टाइम क्वेश्चन में दिया गया था 0.1, एवरेज ईएमएफ क्वेश्चन में दी गई थी 200 वोल्ट। अभी सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला लगाएं आप। एल को बाहर निकाल के आएंगे तो रीअरेंज करनी पड़ेगी आपको इक्वेशन। आपने इक्वेशन अगर रीअरेंज कर ली तो 200 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 0.1 तो 4 हेनरी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इसलिए दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर आंसर बता देती तो समझ में नहीं आता आपको। क्लियर हो गई बातें? ये आप सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लें, 4 हेनरी ही आंसर आ जाएगा। Clear. Next question. The phenomena in which certain metals emit electron when exposed to high frequency light, it is known as। तो ये एक फिनोमेना होती है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें जब हम मेटल्स को इमिट कराते हैं इलेक्ट्रॉन, जब उन पे हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट हम पेनिट्रेट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं। तो इसलिए ये फिनोमेना है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पॉइंट है ये, इसका न्यूमेरिकल वगैरह पे इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये इज करेक्ट वन। अ गैल्वानोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 0.01 एम्पियर फ्लोज इन इट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इनटू द वोल्ट रेंज ऑफ 10 volts। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर बता देती तो समझ में बात नहीं आती, इसलिए मैंने स्लाइड डेट कर दी है सॉल्व करके। तो ये आ गया आपके पास सॉल्व। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला RH इज इक्वल टू V डिवाइड बाय IG माइनस RG। तो पहले देखिए RH क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज वाला। LG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। उसके बाद RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये तीनों आपको समझ में आनी चाहिए बात। RH सीरीज रेजिस्टेंस, IG जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, RG जो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। इस पे आप वैल्यूज को पुट करते जाएं, 10 डिवाइड बाय 0.01 माइनस 20 9980 ओहम्स आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी, तो ये था हमारा फॉर्मूला सिंपल सा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, प्रैक्टिस कर लें। कि पूछ रहा है सोडियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस का कन्वेंशनल सिंबल क्या बनेगा आपके पास? तो ये तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपने देखा होगा न्यूक्लियस के नीचे में 11 होते हैं और 23 ऊपर होते हैं। तो ये तो आपको समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार में देख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम निकालने, उसके बाद सोडियम की सिंबल निकाले कन्वेंशनल, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील्स विद द मेजर मैटर। कि जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं वो किस चीज़ के साथ डील करते हैं? देखिए, एक तो वेवलेंथ के साथ डील करते हैं और दूसरा वो इंटेंसिटी के साथ डील करते हैं। बजाते वो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो या इमिट हो, दोनों के साथ वो अपनी पेशकश दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हुए। वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट बाय एटम्स, लिहाजा एमिट की जाए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय एटम।
तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हुए हमारे पास। तो हमारा डी जो है ना, ऑल ऑफ अबव, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। Next question, the detection and assimilation of an element in which mixture is sometimes nearly impossible if it is present in very minor traces or it is chemical property there is similar to those of other elements in the mixture. An effective technique is developed for these purposes. देखें, इसको क्वेश्चन को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी चीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील कर रही है, एलिमेंट्स के मिक्सचर के साथ डील कर रही है और उसकी डिटेक्टेशन कर रही है, सिमुलेशन कर रही है, तो आपको समझना चाहिए कि उसकी एक्टिवेशन एनालिसिस हो रही है कि कितना वो एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास है, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड इज हीटेड 20 सेकंड बाय अ 100 रेजिस्टेंस दैट कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। तो अभी देखिए, एनर्जी पूछ रहा है, पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे ताकि हमारा सॉल्व भी क्लियर हो जाए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 500 जूल। अभी चलते हैं हम न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई, H = I² TRT। I क्या है? I का मतलब है करंट, R का मतलब है रेजिस्टेंस एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। I क्वेश्चन में दिया गया है विच 0.5, इसका स्क्वायर कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दे 20 के साथ, तो आपको आंसर आ जाएगा 500 जूल। जूल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हीट का यूनिट है, समझने के लिए। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। 500 जूल इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो हमने पिछली स्लाइड में बता दिया, विच इज डी। तो एक बार इस तरह के क्वेश्चंस को देख लिया करें, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं क्योंकि सिंपल से है ना। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दैट अ स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस q is fixed in a position, a smaller sphere of charge plus q is placed near the larger sphere and released from rest. The smaller sphere move away from the larger sphere with, कि जो स्मॉलर स्फीयर है मूव अवे तो होगा लार्जर स्फीयर के साथ, लेकिन किस बुनियाद पर? तो देखिए, जब इसकी इक्वेशन लगती है F = K Q1 Q2/R²। तो अगर दूर जा रहा है, वो दूर जाने की वजह से क्या होगा, मूव अवे करने की वजह से ये होगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसका फोर्स कम होता जाएगा, दूर जाने पर उसका फोर्स कम लगेगा। तो जब फोर्स कम लगेगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, फोर्स कम लगेगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से अगर फोर्स कम लग रहा है तो आपकी एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी, इसलिए ही तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन टू। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दैट 10 nanofarad parallel plate capacitor holds a charge of magnitude 50 on each plate. If the plates are separated by a distance 0.88 micrometer, what is the area of each plate? मतलब एरिया पूछ रहा है, each plate में एरिया कितनी होगी, ठीक है। तो इसका पहले करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने पिक्चर डाली हुई है कि किस तरह से इसका सॉल्व किया गया है, तो वो भी आप देख ले, एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमने सॉल्व दिया हुआ है। तो ये डेटा देख ले पहले, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब भी आप डेटा बनाएंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी। क्यू गिवन था, सी गिवन था, डी गिवन, सब ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी। अभी हमारे पास एरिया की इक्वेशन आ गई। एरिया की इक्वेशन के बाद आप देख लें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मैंने दिया है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है, वो बुक में भी लिखी हुई है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो आप वो याद कर लें। उसके बाद जब आप इन सबको सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये था न्यूमेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज डैश ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट की बात करें ना तो वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये बुक्स में सारे में गिवन होती है कि 1/273.16, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये MCQ 1-2 बार पहले भी आ चुका है, ध्यान से देख लेना है इसको, तो सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये सम दिया गया है, इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लेना, मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन हमने इसका सॉल्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये इस MDCAT में वेक्टर चैप्टर को निकाल दिया गया है, इसलिए हमने इस चैप्टर को ज़्यादा गौर से नहीं देखा, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, केल्विन द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज
इस डिश ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है ना 1/273.16 होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक मेमोराइज कर लें, एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये जो इक्वेशन गिवन है इसका स्केलर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वेक्टर चैप्टर को निकाल दिया गया है 2023 के सिलेबस से, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। बहरहाल इसका जो आंसर आएगा ना 1 आएगा। सिंपल आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से मल्टीप्लाई करें, के को के से मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ रॉक इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 30 मीटर क्लिफ्ट, राइजिंग 10 मीटर, देन फॉलिंग एट द वे डाउन टू द बेस ऑफ क्लिफ्ट, फाइंड द रॉक डिस्प्लेसमेंट। हमें रॉक की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाएं कि अगर एक स्टोन ऊपर जा रहा है 30 मीटर क्लिफ्ट के साथ, तो वो नीचे भी तो आएगा ना 30 मीटर क्लिफ्ट के साथ। वैसे तो इसका लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन आपको सिंपल ऐसे सिंपल वर्डिंग में अगर समझाऊँ ना तो वो ऐसे ही बनेगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। A stone is dropped from the height can reach the ground in 5 seconds। मतलब एक स्टोन है वो 5 सेकंड में गिर रहा है, उसके बाद इट इज ड्रॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड, उसके बाद वो 3 सेकंड में गिर रहा है। देन अलाउड टू फॉल अगेन, उसको फिर से हमने जो है ना गिराया है, पहले 5 सेकंड, उसके बाद 3 सेकंड। अभी वो फाइंड द टाइम, हमें टाइम मालूम करना है कि किस वक्त पर वो स्टोन ग्राउंड पर पहुंचेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी चलते हैं न्यूमेरिकल की जानिब। तो यहाँ भी हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। 5 सेकंड टाइम के हिसाब से हमने हाइट निकाली पहले, h = 1/2 GT² की मदद से। उसके बाद 3 सेकंड में हमने हाइट निकाली h = 1/2 GT² की बुनियाद पर। दोनों की हाइट्स को हमने माइनस कर लिया, 122.5 माइनस 44.1, जब हमने माइनस कर दिया 78.4 आंसर आ गया। इक्वेशन की मदद से हमने इसको सॉल्व किया, अंडर रूट कैंसिल कर दिया, हमारे पास 4 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बातें। तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन को, बहुत सा इजी है, जस्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है। क्लियर। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। पहले इसको देख लें आप ध्यान से कि किस तरह से हमने इसको इक्वेशन को रीअरेंज किया। अच्छा जी, अ मून ऑफ मास एम ऑर्बिट्स a planet of mass 100 meter, laid the strength of gravitational force exerted by the planet and moon denoted by F1 and laid the strength of gravitational force exerted by moon and planet F2, which of the following is true? ट्रू कौन सा एक्शन है? देखिए यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, दोनों में एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो याद रखें अगर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है तो इस बात में क्या है कि इन दोनों का मास सेम है, मतलब इन दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड हुआ। अगर इन दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों के पास ही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो F1 फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा ना F2 फोर्स के, या F2 फोर्स इक्वल हो जाएगा F1 फोर्स के। दोनों की बातें तो सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ई। Next question, which of the following statement is true concerning the motion of ideal projectile launched at 45 degree to the horizontal? अभी हॉरिजेंटल मोशन की बात कर रहा है, कितनी डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर जब वो फॉल करेगा तो उसकी वर्टिकल स्पीड जो होती है ना वो डिक्रीज होती है जब वो आता है, एंड इंक्रीजेस अप द वे डाउन। और जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा उसकी जो वेलोसिटी वर्टिकल स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, a football at rest on ground is kicked with the initial velocity at 10 meter per second at the launch of angle 30 degree. Calculate its total flight time assuming that air resistance is negligible. कि एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर की जो रुकावट है उसको कम कर दिया। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी देखते हैं हम इसका सॉल्व कैसे दिया है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन लगा दें, इसको सम अप कर लें। 2 × 10 साइन थीटा की वैल्यू लिख दें, 30 की वैल्यू लिख दें, देन 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको 1 सेकेंड टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, जैसे समझना था, उसको अपने दिमाग में याद करना था, प्रैक्टिस करनी थी, आपको आंसर बाखूबी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम 2 times its present value and its mass remain unchanged, then how would the weight of an object on the surface will be affected? अभी देखें, डायमीटर डबल इन द रेडियस, मतलब अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो आपका रेडियस भी डबल होगा।
ठीक है जी, डायमीटर डबल हुआ तो आपका रेडियस भी डबल हुआ। और याद रखें, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, तो वेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा 1/4 क्योंकि डायमीटर बढ़ा है 2 टाइम्स। ठीक है जी, तो वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर डायमीटर बढ़ा है 2 टाइम्स तो हमारा जो वेट होगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन पॉसेस, मतलब एक अगर बॉडी है ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसके पास क्या होगा, मतलब अगर सीधा जा रही है तो उसके पास क्या होगा। इन द सेम वे, ऐसे ही वे के साथ अ बॉडी हैविंग रोटेटरी मोशन पॉसेस इन डेज, अगर बॉडी घूम रही है और रोटेट कर रही है तो उसके पास क्या होगा। देखें, वर्ड ट्रांसलेटरी आया है तो उसका मोशन जो होगा ना वो सीधा होगा, मतलब लीनियर होगा, तो उसका लीनियर वेलोसिटी होगी और दूसरा उसके पास लीनियर मोमेंटम होगा। लिहाजा अगर बात की जाए रोटेटरी मोशन की तो उसका जो मोशन होगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगी और एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि वो घूम रही है। ठीक है जी, और ट्रांसलेटरी में लीनियर, रोटेटरी में एंगुलर। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एक बॉडी मूव कर रही है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट, वेयर इज द बॉडी मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द कोरेस्पॉन्डिंग वर्क डन इज, मतलब अगर एक बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है तो वर्क डन बताएं ग्रेविटी के हिसाब से, अगर बॉडी अगेंस्ट जा रही है तो उसका वर्क डन बताएं। ठीक है जी, अगर टुवर्ड्स आ रही है मतलब वो वर्क कर रही है अर्थ के ऊपर तो वो पॉजिटिव होगी। अगर वो अगेंस्ट जा रही है मतलब अर्थ से दूर जा रही है तो वो वर्क तो कर रही है लेकिन नेगेटिव वाला वर्क कर रही है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, अ मैन पुशेज अ बॉक्स इनिशियली एट रेस्ट थ्रू आउट अनदर मैन बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल बता दें। तो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। अभी देखें, जो वर्क होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और W जो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर होता है। तो फोर्स था 5 न्यूटन एंड 1 था उसका मीटर डिस्टेंस, तो 5 जूल हमारे पास आंसर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी को हमने माइनस कर दिया तो हमें 5 आंसर आ गया। उसके बाद साउंड वेव विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 343 हर्ट्ज ट्रेवल थ्रू द एयर, व्हाट इज द वेवलेंथ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इज 343, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1 मीटर। अभी इसका सॉल्व देखते हैं किस तरह से हमने इसका सॉल्व दिया है। सो स्पीड भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, चलते हैं सॉल्व की जानिब। तो स्पीड गिवन थी और फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, हमें मालूम करनी थी वेवलेंथ के लिए हमने इक्वेशन लगा दी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा को बाहर निकाल दिया हमने, v डिवाइड बाय एफ कर दिया, v की वेलोसिटी थी, f की फ्रीक्वेंसी थी, तो उस हिसाब से हमें 1 मीटर आंसर आ गया। क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 90, द वर्क इज 0। अच्छा जी, वर्क 0 होगा ही होगा, 90 डिग्री आ गई, वर्क 0 होगा ही होगा। एग्जाम्पल, द force does not produce work, identify the examples from the following when the work is not 0। तो वर्क हमको 0 मालूम करना है, किस किस कंडीशन में वर्क हमारा 0 होगा। कंसिडर करें एक हार्ड वर्क है टू होल्ड हेवी स्टोन स्टेशनरी एट स्टेशन, अगर आपने किसी स्टोन को पकड़ा है अपने हाथ में, अगर आप जब तक उस पर वर्क डन नहीं करेंगे तो आपका वर्क नहीं होगा। वर्क डन कैसे करेंगे आप, जब उसका फोर्स चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो आपका वर्क डन होगा, लेकिन इसमें आपने सिर्फ उसको स्टेशनरी पकड़ा हुआ है तो आपका वर्क 0 हो गया। अगर एक पर्सन वॉक कर रहा है लेवल सरफेस के ऊपर एक बॉक्स को पकड़कर, तब भी आपका वर्क 0 होगा क्योंकि वो सरफेस पर वॉक कर रहा है, वो सरफेस पर इस यूनिफॉर्म मोशन में वॉक कर रहा है, तो इसलिए वो भी उसका वर्क 0 होगा। अगर व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है मतलब वो सिर्फ गोल फिर रही है, मतलब उसका गोल फिरना मतलब एक बॉडी का रोटेट होना, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ई ऑप्शन करेक्ट होगा। A neutron travels a distance of 12 meter in the time interval of 3.6 into 10 raised to power 4
seconds, assuming its speed was constant, its kinetic energy is taken mass, ये हमें दिया गया है mass of the neutron। तो अभी इसका देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सी करेक्ट ऑप्शन हुआ स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ये स्पीड ऑफ। अच्छा जी, तो ये जो अभी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना, ये 2023 के सिलेबस में से इस टॉपिक को कट कर दिया है, तो इसलिए मैंने इसका सॉल्व नहीं दिया। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो बनेगा 232/7, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, कि लाइट जो पोलराइज होती है किस मेथड्स के साथ पोलराइज होती है। नंबर 1 स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट, नंबर 2 डबल रिफ्रैक्शन एंड नंबर 3 इज रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। स्टील रोड हिज लेंथ ऑफ 15 मीटर एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द टेम्परेचर इज राइज टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड द इंक्रीज इन लेंथ, अल्फा की वैल्यू दी गई है। उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि हम इसका सॉल्व देते हैं, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम पहले। अच्छा जी, ये आ गया सॉल्व हमारे पास। इसकी इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू L1 अल्फा की वैल्यू, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमने इस तरफ से मालूम कर लिया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। T2 माइनस T1 कर दिया, हमारे पास 15 आंसर आ गया। 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ 15 थी, उसके बाद अल्फा की वैल्यू 1.1 थी। इनको तीनों को सम अप कर दिया तो 247.5 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल था हमारे पास, इसका सॉल्व भी हमने दे दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये इस ईयर में क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो इसलिए इसके जो मार्क्स थी वो ऐसे ही दे दी गई थी। इस क्वेश्चन को कैंसिल करार दिया गया था, तो हमने इसका सॉल्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज थोड़ी गलत थी। ठीक है, तो इसलिए तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सेमीकंडक्टर्स हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, both these materials have dash valence electron in the outermost shell। कितने इन दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये दोनों बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं। इन दोनों के पास जो होते हैं ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी और टॉपिक के MCQs या किसी और ईयर के पास पेपर्स या कोई सा भी मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।